हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू राइट। तो आज यहाँ पे हम स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया की जो समरी है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि स्पेक्ट्रम एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, चाहे वो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए, या आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स या वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो हमारी बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है। तो इसकी समरी हम जो है चैप्टर वाइज करेंगे, कंप्लीट जो है कंसोलिडेटेड वे में, बहुत ही कनेक्टेड वे में करेंगे। और आप जानते हैं कि अगर हिस्ट्री को हम कनेक्टेड वे में नहीं करते हैं तो हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है। तो इसलिए आपके एग्ज़ाम्स, जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, उसको भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, और आपके प्रीलिम्स और मेंस के अप्रोच से भी हम पूरे समरी को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है वो आपका सोर्सेज पे है, सोर्सेज एंड अप्रोचेस। ठीक है ना, तो हमारे सोर्स और अप्रोच क्या थे, ठीक है, कि हमने अपने सोर्सेज, हिस्ट्री को लिखने के लिए सोर्सेज कहाँ से लिया। जैसे हम आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इस पढ़ने के लिए जो सोर्स था हमारा वो स्पेक्ट्रम था। ठीक है, वैसे ही हम किसी हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, उसको लिखते हैं, तो उसके लिए कोई सोर्स होता है। तो वो सोर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आए नहीं हैं। तो जो सेकेंड चीज़ है, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इंडिया में जो है यूरोपियंस का आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जो हमारा समरी है वो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, इज़ इट ईजी टू डिस्टिंग्विश क्लियरली व्हेन वन पीरियड एंड्स एंड अनदर बिगिन्स। क्या हमारे लिए कहना बहुत आसान होगा कि एक समय कब ख़त्म होता है और दूसरा कब शुरू होता है। जैसे जैसे हमारा एंशियंट इंडिया है, जो हमारा प्राचीन भारत है, वो कब ख़त्म हुआ और मध्यकालीन भारत कब से शुरू हो गया, क्या ये कहना आसान है। कोई एक इसका डे नहीं था निर्धारण, कोई दिन निर्धारित नहीं किया गया था कि इस दिन जो है एंशियंट इंडिया जो ख़त्म हुआ और हमारा मिडाइवल पीरियड शुरू हो गया। ठीक है ना, तो एंशियंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड या मॉडर्न पीरियड के शुरू होने या किसी के आरंभ होने का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो है समरी स्टार्ट होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने किया ही क्यों? ये क्वेश्चन करने का एक रीज़न था कि यूरोपियंस इंडिया में कब आए, एंशियंट टाइम में आए, मिडाइवल टाइम में आए, या फिर मॉडर्न टाइम में आए। ठीक है, तो जो यूरोपियंस थे वो मध्यकालीन भारत में 15th सेंचुरी के आसपास इंडिया में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, द पोर्चुगीज़ इन इंडिया, डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। जो पोर्चुगीज़ थे वो इंडिया में आए और उन्होंने डिस्कवरी की, सी रूट की, समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश की कि इंडिया तक कैसे पहुंचा जाए। तो इसके पीछे भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमको अराइज करना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आखिर में जो यूरोपियंस, जो पोर्चुगीज़ थे, वो इंडिया में आना ही क्यों चाह रहे थे, क्या रीज़न था इंडिया में आने का। तो देखिए, जो पोर्चुगीज़ थे उनका बहुत अच्छा जो इंडिया के साथ ट्रेड चलता था, बहुत ही अच्छा व्यापार चलता था। इंडिया से बहुत ही प्रीसियस स्टोन्स थे, आपके जो है सिल्क थे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है, हम लोग मसाले बहुत अच्छे अच्छे जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट किया करते थे। वो सारी चीज़ें बहुत पुराने समय से चलती आ रही थी। फिर होता क्या है कि ये सारी चीज़ें अचानक से बंद होने लगती हैं। और वो कैसे होती हैं कि जो रोमन एम्पायर है, वो रोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है, रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है 7th सेंचुरी में। और उसके बाद होता क्या है कि जो स्पेस खाली होता है, जो रोमन एम्पायर के गिरने के बाद जो यूरोप का रोमन एम्पायर था, जैसे भारत में जो है मुग़ल साम्राज्य था, या फिर आपका जो है मराठा साम्राज्य था, वैसे ही वहाँ पे रोमन एम्पायर था। और जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन होता है, जब वो गिरता है, तो वहाँ पे एक जो है स्थान रिक्त हो जाता है, एक स्पेस खाली हो जाता है, जिसको भरता कौन है, अरब लोग भरते हैं। ठीक है, अब अरब्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इजिप्ट और पर्शिया एक जगह है। अगर आपको मैप का थोड़ा सा, आप एक बार मैप को देखिएगा कि इजिप्ट और पर्शिया कहाँ पे है, तो इजिप्ट और पर्शिया पे पूरा एकाधिकार, अरब लोग अपना पूरा एकाधिकार कर लेते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि जो रूट था, जो आप अगर रेड सी जानते हैं, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, तो वहाँ से जो है इन लोगों का जो भारत है और हमारा जो यूरोप है, उन दोनों के बीच का ट्रेड रूट वही था। और उस पे अधिकार हमारे इजिप्ट, जो अरब लोग हैं, वो कर लेते हैं। अब अधिकार करने के बाद क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हम सप्लाई करेंगे या कोई चीज़ की वो डिमांड करते हैं इंडिया से, तो वो डायरेक्ट नहीं जा पाती थी। उसके बीच में जो अरब्स थे वो अच्छा खासा प्रॉफिट लेते थे, और वो इतना प्रॉफिट लेते थे कि वो चीज़
यूरोप तक जाते जाते बहुत ही महंगी हो जाती थी, या फिर वो ट्रेड कनेक्शन ही लगभग बंद हो चुका था। तो उनको अब चाहिए था कि एक ऐसी जो है ऐसा ट्रेड रूट खोजा जाए, ऐसी जो है कोई ऐसी मार्ग ऐसा कोई प्रशस्त किया जाए जहाँ से वो भारत को आसानी से पहुँच सकें। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट जो था, ओवरऑल कहने का मतलब ये, जो डायरेक्ट कांटेक्ट था जो यूरोपियन और इंडियंस के बीच में, वो ख़त्म हो चुका था। और वो क्यों ख़त्म हो चुका था? क्योंकि बीच में अरब्स जो है उन्होंने अपना जो है कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था वहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि जो मर्केंडाइज जो मतलब गुड्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स थे इंडिया के यूरोप को, वो हमारे इंटरप्ट हो चुका था, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अरब मुस्लिम इंटरमीडियरीज वहाँ पे बैठ चुके थे। जो बीच के जो लोग थे, अरब के जो लोग थे, वो मध्यस्थता कर रहे थे इंडिया और यूरोप के बीच में सामान को लेने या ले जाने में। ठीक है, उनकी पूरी मोनोपोली हो चुकी थी। मैंने बताया कि जो रेड सी था, रेड सी पे पूरा जो उनका एकाधिकार हो चुका था। ठीक है, और उस एकाधिकार की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या है कि जो लैंड रूट्स थे, हमने देखा रेड सी तो ठीक है, और जो लैंड रूट्स थे उस पर भी अधिकार हो गया था। तो ना ही वो समुद्री मार्ग से और ना ही वो जो है हमारे जो लैंड के मार्ग से, जो हमारा जो ज़मीनी स्तर है, वहाँ से भी जो है कोई चीज़ आ नहीं पा रही थी, और ना ही जो है जा पा रही थी। और मोस्टली हम लोग एक्सपोर्ट ही करते थे, तो कोई चीज़ जो है यूरोप तक के मार्केट तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो होता क्या है कि ये लोग बहुत ही कीन थे, बहुत ही जो है उत्सुक थे कि कोई ऐसा रूट, ऐसा सी रूट खोजा जाए जो हम जो है इंडिया तक हम पहुंच सकें। ठीक है, अब होता क्या है कि 15वीं सेंचुरी में रेनेसां होता है, मतलब एक जागरण होता है, कहाँ पे? यूरोपियन समाज में। और वहाँ पे एक टेंडेंसी इस्टेब्लिश होती है, एक टेंडेंसी सामने आती है किस चीज़ की? एक्सप्लोरेशन की, खोज की, डिस्कवरी की। ठीक है ना, जो आर्ट है और शिप बिल्डिंग है, वो आर्ट भी बहुत डेवलप होता है, डिफरेंट टाइप की कलाएं। और शिप बिल्डिंग मतलब जो हमारे जो है शिप्स हैं, उनको बनाने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके निकलते हैं, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उसको वो बना पाते हैं। नेविगेशन की जानकारी उनको लगती है, नेविगेशन के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम डेवलप होते हैं। और वो चाहते हैं कि जो अननोन एरियाज़ हैं, जो ऐसी जगहें हैं जो अभी तक उन्होंने नहीं देखी थी, उसको एक्सप्लोर करें। और मेनली वो ईस्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो कि और ईस्ट में भी मेन सेंटर जो था उनका, मेन उनके माइंड में जो चीज़ चल रही थी वो इंडिया थी, क्योंकि इंडिया से ही जो चीज़ें उनको मिलती थी वो उनके लिए बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट थी, बहुत ज़रूरी थी, और वो जो है इंटरप्ट हो चुकी थी। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब वहाँ पे जो है एक नया पुनर्जागरण होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें थी। एक्सप्लोरेशन होता है उनके यहाँ, डिस्कवरी होती है बहुत सारी चीज़ों की, शिप बिल्डिंग का, जो है नेविगेशन का, समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है तो जो लैंड होता है अंडर कल्टीवेशन, मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड होता है वो बढ़ता जाता है, समझ रहे हैं, वो चीज़ें और बढ़ती। पहले अगर मान लीजिए 100 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं तो 1000 हेक्टेयर बढ़ जा रहा है वो। क्यों? क्योंकि प्लाऊ इम्प्रूव हो रहा है, जो खेत जोतने की जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, मैकेनाइज्ड हो रही है चीज़ें। साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, मतलब क्रॉप को मैनेज, जैसे मान लीजिए कि किसी खेत पे एक तरीके की जो है खेती कर रहे हैं, अब क्या है कि उनको पता चल गया कि एक ही तरह की खेती बार बार करेंगे तो हमारा जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरकता है जो खेत की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्रॉप को रोटेट कर दे रहे हैं। आज इस समय इस बार दूसरे तरीके की, और फिर आगे आने वाले में दूसरा कोई फसल लगाएंगे। इससे क्या होता है कि जब प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, जब जो है वो लोग प्रॉस्पेरस हो जाते हैं, या वो लोग धनाढ्य जब हो जाते हैं, तो होता क्या है कि जो सप्लाई होती है मीट की वो बढ़ जाती है, समझ रहे हैं। सप्लाई, क्योंकि अफोर्ड करना जो है ज़्यादा वो लोग शुरू कर देते हैं, उनको परचेजिंग पावर उनकी बढ़ जाती है, क्रय करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब ये बढ़ जाता है तो मीट की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है, और जब मीट अवेलेबल हो जाएगा तो क्या करेंगे? उसको प्रिजर्व भी करना पड़ेगा, और प्रिजर्व करने के लिए उनको चाहिए कोई गर्म चीज़, जैसे कि स्पाइसेस, मसाले कहाँ से मिलेंगे? इंडिया से मिलेंगे। और अगर मसाले नहीं हैं तो उनको बहुत लॉस, क्योंकि उनके सारे जो मीट थे वो ख़राब हो जाते थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते, पेरिशेबल गुड्स हैं वो, ठीक है, ज़्यादा समय तक उनको नहीं रख सकते। तो अब क्या था कि होता क्या है कि जो पोर्चुगीज़ होते हैं वो
सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुर्तगाल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेता है, वो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है इस्लाम के विरुद्ध, ठीक है ना, क्योंकि इस्लाम ने ही जो है सारी पावर कंट्रोल की थी जब रोमन एम्पायर गिरा था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कौन संभालता है? पोर्चुगीज़ लोग होते हैं, जो पुर्तगाल के लोग होते हैं, और उनके अंदर एक होती है स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, खोज करने की प्रवृत्ति बहुत बड़ी होती है। वहाँ के एक प्रिंस थे हेनरी, जो प्रिंस हेनरी थे, ठीक है ना, उनका नाम जो निक नेम था, उनको नेविगेटर भी कहा जाता था, ठीक है। तो वो क्या थे कि वो बहुत ही कीन थे कि एक कोई ऐसा रूट खोजा जाए जिससे कि वो इंडिया तक पहुंच सके, ठीक है, इंडिया तक पहुंचने का कोई रूट जो है वो ढूंढना चाह रहे थे। तो अब क्या है कि देखिए एक ऑब्सेशन था, मतलब एक उनके अंदर एक बहुत ही, मतलब वो जूझ रहे थे, वो जूझना भी नहीं कहेंगे इसको, वो बहुत ही जो है परेशान थे इस चीज़ को लेके कि कैसे जो है इंडिया के लिए कोई रूट एक खोजा जाए जिससे कि वो इजी एक्सेस कर पाए इंडियन मार्केट का, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होता है कि जो पोप निकोलस फिफ्थ थे, पोप निकोलस थे, वो निकोलस पंचम ने क्या किया, उनको एक बुल दिया, एक सिंबल दिया, और उन्होंने कहा कि अब आपको हम जो है आज्ञा देते हैं, हमको आपको परमिट करते हैं कि आप नेविगेट कर सकते हैं ईस्टर्न पार्ट पे, जो हमारा संसार है, संसार के वर्ल्ड के पूर्वी तरफ आप नेविगेट कर सकते हैं। और स्पेशली उनका जो इंटरेस्ट था हेनरी का, वो इंडिया की तरफ था। लेकिन दुर्भाग्यवश होता क्या है कि हेनरी इंडिया में जो है एक्सप्लोरेशन, जो उनकी टेंडेंसी थी एक्सप्लोर करने की, वो कर नहीं पाते और उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक ट्रीटी होती है 1494 में, और ट्रीटी ये होती है कि दो जो उस टाइम के जो यूरोप के जो कंट्रीज़ होते हैं, स्पेन और पोर्तुगाल, ठीक है, तो दोनों में एक ट्रीटी होती है, और ट्रीटी के अंतर्गत ये कहा जाता है कि अगर अटलांटिक जो ओशन है उसको हम मान लें कि वो मध्य का एक भाग है, तो अटलांटिक ओशन के वेस्ट की तरफ का सारा जो भाग है, सारा जो हिस्सा है, वो जो है स्पेन के साथ जाएगा। स्पेन वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है वहाँ की सारी चीज़ें, और जो अटलांटिक ओशन की ईस्टर्न वाला हिस्सा है उसको जो पुर्तगाल है वो जो है कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो अब जो है जो पार्ट था ईस्ट और वेस्ट का, वो कौन सा हिस्सा था? वो नॉन क्रिश्चियन वर्ड था, मतलब वहाँ पे क्रिश्चियन नहीं थे, क्रिश्चियन लोग नहीं थे, वो अलग लोग थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने आप में एक संधि करके, एक ट्रीटी करके उस हिस्से को बांट लिया। स्पेन ने वेस्टर्न वाला पार्ट लिया, और जो पुर्तगाल के लोग थे उन्होंने क्लेम किया कि ईस्टर्न पार्ट हमारा होगा, हम वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। अब होता क्या है, 1487 में जो बार्थोलोमो डायस होते हैं वो इंडिया पहुंचते हैं, और इंडिया पहुंचते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि इंडिया की तरफ हम जा रहे हैं, और वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे? केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? अफ्रीका के जो साउदर्न टिप है, वो केप ऑफ गुड होप पे पहुंचते हैं, और उसको एक बार सरकमवेट कर, उसको एक बार क्या करते हैं, उसके अराउंड ही घूम के चले जाते हैं, यानी कि जो अफ्रीका होता है उसके ईस्टर्न कोस्ट पे पहुंच के वो लौट जाते हैं, और उनको ये लगता है कि हम इंडिया के पास जो है हमने इंडिया को एक्सप्लोर कर दिया, और वो जो है चले जाते हैं। फिर 10 साल बाद 10 इयर्स लेटर होता क्या है कि मई 1498 में वास्को ड गामा वो आ जाते हैं इंडिया में, और वो पहली बार इंडिया में पहुंचते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपके मैंने बताया जो पहला जिन्होंने कोशिश की थी वो इंडिया पहुंच नहीं पाते हैं, वो अफ्रीका में साउदर्न टिप पे पहुंचते हैं, और अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट को एक बार घूम के वापस चले जाते हैं, और उनको लगता है उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया इंडिया को। लेकिन मई 1498 में वास्को ड गामा इंडिया पहुंचते हैं, और उनको एक गुजराती एक पर्सन होते हैं अब्दुल मजीद उनको हेल्प करते हैं कलकत्ता तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो वहाँ पे ये कलकत्ता नहीं था, वो कैलीकट है। तो कैलीकट में क्या होता है कि जो वहाँ के किंग होते हैं, जो वहाँ के रूलर होते हैं, वो होते हैं ज़मोरिन, ठीक है ना। ज़मोरिन हिंदू रूलर होते हैं, और जो कैलीकट होता है एक बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट होता है, प्रॉस्परस जो है पार्ट होता है इंडिया का, और वो इसलिए होता है कि वो एक ऐसा जो है
इंटरपोर्ट होता है, मतलब एक ऐसी जगह होती है, वो ऐसा जो है पोर्ट है जहाँ पे चीज़ें आती हैं और वहीं एक वो हब होता है जहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं और इंपोर्ट होती हैं। तो इसलिए वो जगह बहुत प्रॉस्परस थी, क्योंकि वो उस चीज़ से रेवेन्यू कमा रहे थे, वो रेवेन्यू अर्न कर रहे थे, क्योंकि वहीं पे वो एक जगह थी जहाँ पे सारी चीज़ें आती थी और वहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। ठीक है, अब होता क्या है कि जो अरब वहाँ पे कुछ लोग थे, ऑलरेडी कुछ लोग थे, जैसे जो कुछ ट्रेडर्स थे, वो मेनली अरब ट्रेडर्स जो थे वो जो है बहुत ही ऑफेंसिव हो जाते हैं, बहुत ही एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, और जब ये जो आपके वास्को ड गामा होते हैं उनका बिल्कुल भी स्वागत नहीं करते, इवन वो परेशान हो जाते हैं उनको देख के। ठीक है, और परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखिए जो हमारा इंडियन ओशन है वहाँ पे बहुत ही पहले से, बहुत टाइम से जो न्यूमरस पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे चाइनीज़ होते हैं, इंडियंस होते हैं, यूरोपियंस होते हैं, वो भी ट्रेड करते हैं, या फिर जो जावा है, सुमात्रा, वहाँ के जो आइलैंड के जो लोग होते हैं वो ट्रेड करते हैं। लेकिन सारे लोग जो है वो कैसे एक्ट करते हैं, जैसे एक कंडक्ट होता है उसका, जो है एक रूल होता है, समझ रहे हैं, वो रूल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं। लेकिन जब ये जो पुर्तगाल के लोग जब इंडिया में आते हैं, जब भारत में वो प्रवेश करते हैं, तो हर चीज़ वो मोनोपोलाइज करना चाहते हैं, वो अपना डोमिनेंस जो है वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं हमारे इंडियन ओशन पे। ये चीज़ अरब ट्रेडर्स को पसंद नहीं आती, जो कि मालाबार कोस्ट पे होते हैं। और फिर क्या हो जाता है कि वो जो है उनसे एक तरीके से उनकी झड़प हो जाती है, हमारे किसकी, अरब लोगों की और पुर्तगीज़ की। ठीक है, पुर्तगाल के लोगों की। अब देखिए क्या होता है, 3 महीने बाद जब ये वास्को ड गामा वापस इंडिया से वापस जब यूरोप जाता है, तो क्या होता है कि ये बहुत ही एक रिच कार्गो के साथ वापस जाता है और बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट वो अर्न करके जाता है। ठीक है, इतना प्रॉफिट कि वो 10 गुना ज़्यादा जो है कमाई करके जाता है। और किसका 10 गुना जाता? जब अगर बीच में कोई बिचौलिया ना हो, कोई मीडिएटर ना हो, अगर मीडिएटर होता है तो 10 टाइम्स जो प्रॉफिट होता है वो मीडिएटर ही ले लेता है, समझ रहे हैं आप। तो वो प्रॉफिट जो है उनको मीडिएटर को हटा के वो डायरेक्टली इंडिया में आया है वास्को ड गामा, और डायरेक्टली जो है सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, सारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो खुद से कर रहा है, कोई किसी को बीच में मीडिएटर नहीं बनने दे रहा है, और वो 10 टाइम्स प्रॉफिट लेके जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, 1500 में कैब्रल आते हैं इंडिया में, वो भी पुर्तगाल के होते हैं, और वो जो है किसके, स्पाइस के ट्रेड के लिए आते हैं, मसालों के जो है व्यापार के लिए वो आते हैं, और एक अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं कैलिकट में। लेकिन होता क्या है कि वो उनको अटैक किया जाता है, जो लोकल जो लोग होते हैं, वो अरब जो मर्चेंट्स होते हैं, वो अटैक किया जाता है उनके ऊपर, और उनकी फैक्ट्री पे अटैक कर देते हैं। जो कैब्रल ने जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की होती है कैलकट में, उस फैक्ट्री पे जो है अरब लोग जो है क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। और इन टर्न कैब्रल क्या करते हैं कि जो बहुत सारे जो मर्चेंट शिप्स होती हैं अरब्स की, उनको वो सीज्ड कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को मारते हैं और बहुत सारी शिप्स को बर्न कर देते हैं। तो हमने अभी यहाँ तक देखा, और अभी आगे वाले जो है टॉपिक्स में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे ये इंडिया में वास्को ड गामा आए हुए हैं वो वापस चले जाते हैं, हमने देखा, और बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट के साथ वापस जाते हैं, लेकिन वो फिर से अब इंडिया में भी वापस आएंगे। तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको जो है चीज़ें समझ आई हों तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और आगे हम चैप्टर्स को और कवर करेंगे और पूरी बुक को हम समराइज़ करेंगे। थैंक यू।